हाय, कैसे हैं? आज फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूँ और ये भी आप ही के द्वारा पूछा गया एक बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि मेरे से भी लोग जो हैं, मेरे पेशेंट्स जो हैं, वो कभी फ़ोन पे या कभी जो मेरे को दिखाने भी आते हैं, तो उनका ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। जैसे पिछले भी मैंने वीडियोज़ बनाए हैं जो आपने देखे होंगे, उसमें भी मैंने जो पेशेंट्स पूछते हैं उनमें से जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न रहता है उसी पे मैंने वीडियो बनाया। और अभी ये वाला वीडियो भी मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सारे लोग पूछते हैं और उनके मन में एक उत्सुकता होती है कि आखिर एमआरआई कराना ज़रूरी क्यों है। अच्छा, वो उत्सुकता होना स्वाभाविक भी है क्योंकि एमआरआई थोड़ा सा महंगा होता है ना। थोड़ा सा क्या महंगा होता है, अच्छा खासा ही महंगा होता है, 5-6 हज़ार भी लग जाते हैं सॉरी, कभी कभी 7-7 हज़ार रुपये का भी एमआरआई होता है। तो ये बात सही है कि 6-7 हज़ार रुपये की जांच, तो पेशेंट कभी ऐसा सोचते भी है ना कि क्या 6-7 हज़ार रुपये की जांच बहुत ज़रूरी है, क्या क्या बिना जांच कराए काम चल सकता है? तो देखो, इस वीडियो में मैं आपको यही जवाब देने वाला हूँ कि क्या बिना एमआरआई कराए काम चल सकता है। तो देखिए, बिना एमआरआई कराए काम चलेगा ही, समझ रहे हैं? जो आपने पूछा वही जवाब है कि बिना एमआरआई कराए यदि हम फिस्टुला को ट्रीट करेंगे, क्षार सूत्र करेंगे या सर्जरी करेंगे या कोई भी और प्रोसीजर करेंगे, कोई भी प्रोसीजर करेंगे, क्योंकि फिस्टुला जो है वो प्रोसीजर से ही ठीक होता है, केवल मेडिसिन से नहीं होता। दवाइयाँ तो चलती हैं। मैंने वीडियो में पिछले मेरे फिस्टुला की सीरीज़ में आप देख लेना, सब में मैंने बताया कि फिस्टुला जो केवल मेडिसिन से ठीक नहीं होता है, उसको थोड़ा सा प्रोसीजर की ज़रूरत होती है। मैं हमेशा प्रोसीजर कहता हूँ, है ना। प्रोसीजर कई तरह के होते हैं, किसी भी प्रोसीजर को ऑप्ट किया जा सकता है। पेशेंट अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसको ऑप्ट कर सकते हैं, अपनी चॉइस के हिसाब से उसको ऑप्ट कर सकते हैं। डॉक्टर जो एडवाइस देते हैं उनको सही लगता है तो वो ऑप्ट कर सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है। मैं हमेशा प्रोसीजर कहता हूँ, है ना। तो जैसे मान लो कि अब मैं क्योंकि क्षार सूत्र ही करता हूँ और फिर आयुर्वेद में क्षार सूत्र होता है फिस्टुला में, तो मैं वही बता रहा हूँ कि अगर आप बिना एमआरआई के फिस्टुला को ट्रीट करेंगे या करवाएंगे तो उसमें सिर्फ काम चलेगा। क्योंकि क्या है, देखो, फिस्टुला जो है ना बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड टाइप का बीमारी है वो। अब देखो क्या है, जैसे हम लोग हैं, फिस्टुला को ट्रीट कर रहे हैं और कई सालों से ट्रीट कर रहे हैं, 12-15 साल तो मुझे भी हो गए और भी मुझसे कई सीनियर्स होंगे। बहुत सारे फिस्टुला सभी ने ऑपरेट किए हैं, तो अनुभव काफ़ी हो जाता है। ये बात सही है कि पर रेक्टल एग्जामिनेशन करके फिस्टुला को डायग्नोसिस कर लेते हैं, ऑलमोस्ट कर लेते हैं, है ना। क्योंकि देखो 100% का तो अस्तित्व होता नहीं है, इसलिए 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी 70-80-90% फिस्टुला जो है वो पर रेक्टल एग्जामिनेशन से समझ में आ जाता है। लेकिन क्योंकि फिस्टुला एक ऐसी चीज़ है जो कि ब्लाइंड होती है, अंदर दिखता नहीं है, तो क्या होता है, हर चीज़ फीलिंग पे। तो हमारी फीलिंग हालांकि स्ट्रांग होती जाती है, जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाती है, जैसे जैसे हम पेशेंट देखते जाते हैं, तो हमारी हमारी एक्यूरेसी बढ़ती जाती है। ये बात तो सही है, लेकिन फिर भी कहीं 1-2%, 5%, 10% चांस किसी फिस्टुला में ऐसा होता है कि वो जो फीलिंग है वो कभी डिटेक्ट नहीं हो पाती है ना। बहुत छोटे छोटे ट्रैक होते हैं, या जो जैसे मान लो कि एक प्राइमरी ट्रैक है, मतलब 6 o'clock पे या 6 to 6 o'clock पे एक प्राइमरी थ्रेड है, इंटरवेंट्रिक फिस्टुला है। ये तो ठीक है, तो हमने एग्जामिनेशन किया, हमको वो ट्रैक मिल गया। लेकिन अब कोई अंदर सेकेंडरी ट्रैक यदि बनना शुरू हुआ होगा, है ना, जो बिल्कुल प्राइमरी ट्रैक से लगा हुआ है, तो वो प्राइमरी ट्रैक क्योंकि उसके कंपैरिजन में बड़ा है, तो उसकी फीलिंग जो है वो हमको महसूस नहीं होती है कई बार, है ना, ऐसा होता है। तो जब महसूस नहीं होगा तो वो जो सेकेंडरी ट्रैक जो अभी बन रहा है वो पता नहीं चलेगा, और उस हिसाब से फिर प्रोसीजर नहीं होगा। और जब प्रोसीजर उस हिसाब से नहीं होगा तो हो सकता है कि वो चूक जाए वो ट्रैक, और जो ट्रैक चूका हो सकता है 4-6 महीने में वहाँ से फिस्टुला आपको दोबारा हो जाए। तो क्या होता है कि एमआरआई जब हम करते हैं तो हमें डिटेल्स मिलती है ना। तो जब वो डिटेल्स हमें मिलती हैं तो ऐसी कई चीज़ें मिलती हैं कभी कभी कि वो हमको पता नहीं चल पाती जो एमआरआई में आती हैं। और जैसे ही हम एमआरआई रिपोर्ट में देखते हैं तो हम दोबारा पेशेंट को एग्जामिनेशन करते हैं कि अच्छा ये चीज़ आई है, ये तो उस दिन मुझे फील नहीं हुई, ज़रा एक बार और देखते हैं। तो फिर जब दोबारा देखते हैं तो वहाँ छोटा सा वो मिलता है कि अच्छा एमआरआई रिपोर्ट में ये आया, अच्छा इसको मतलब इस तरह का है ना। तो कभी ऐसा होता। और देखो क्या है, अगर बिना जांच के करते तो ये चीज़ चूक जाती, और जब ये चीज़ चूक जाती तो आपको फिस्टुला दोबारा हो जाता, है ना। तो इसको अवॉइड करने के लिए एमआरआई कराते हैं और कराना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, दूसरा पूछा जाने वाला प्रश्न तो बहुत है भाई कि एमआरआई कराएं तो
कैसा सही एमआरआई होता है या किस तरह का एमआरआई, तो वो मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वो फिर टॉपिक बड़ा लंबा हो जाएगा और वो एक अलग से समझाने वाली चीज़ है ना। जैसे मैंने एक पुराना वीडियो भी बनाया हुआ है कि एमआरआई रिपोर्ट को कैसे देखें, एक मैंने वीडियो बनाया है, तो उसमें मैंने बताया है एमआरआई रिपोर्ट में क्या क्या होता है। लेकिन अभी जो पूछा जाने वाला प्रश्न मेरा दूसरा यही है, जो आगे वीडियो भी आएगा, कि एमआरआई में क्या क्या होना चाहिए, है ना, क्या कौन कौन सी डिटेल जो है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी फिस्टुला को ट्रीट करने के पहले। ये पेशेंट को भी पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप एमआरआई के लिए डॉक्टर साहब लोग एडवाइस करते हैं तो आप एमआरआई सेंटर जाते हैं, फिर आप एमआरआई कराते हैं। तो देखिए, आप फ़िलहाल तो अभी आपको एमआरआई के बारे में कुछ मालूम नहीं, मेरा जो पुराना वीडियो वो आप देखें तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एमआरआई में देखना क्या है। लेकिन अभी ये तो आपको नहीं पता है ना कि एमआरआई में कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए, उससे आपके फिस्टुला का डिस्क्रिप्शन हो, है ना। तो वो चीज़ के लिए वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, क्योंकि उसके लिए फिर मुझे 5-10 मिनट मतलब एक्स्ट्रा चाहिए आपको संक्षेप में समझाने के लिए। कम से कम इतना समय तो और चाहिए। इस वीडियो में समझाऊंगा तो ये वीडियो जो है ना वो 20-25-30 मिनट का हो जाएगा, और मैं चाहता नहीं कि वीडियो बहुत लंबा हो। आपको मतलब आपको जो सही बात है ना वो मैं सीमित समय में आपको बता दूँ, है ना, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बना देते हैं ना तो फिर बहुत सारी चीज़ें एक साथ सुनना भी पड़ती, फिर कभी कभी आपके पास उतना समय नहीं रहता, फिर छूट जाता है, इस टाइप से होता ना। तो मैं उसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करना चाह रहा हूँ कि एक वीडियो में 5-7 मिनट 10 मिनट मैक्सिमम आपका एक टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे इस सवाल का जवाब मैंने दे दिया है कि एमआरआई क्या ज़रूरी है। तो हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है एमआरआई, और किसी भी तरह के फिस्टुला में एमआरआई ज़रूरी है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे कॉम्प्लिकेटेड हो, अनकॉम्प्लिकेटेड हो, किसी भी तरह का फिस्टुला हो या एब्सेस हो, फोड़ा हो, कुछ भी हो, एमआरआई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जगह ब्लाइंड है ना। वहाँ पे अंदर क्या है कुछ पता नहीं चलता है। एक्सपीरियंस हैंड देखते हैं, हम लोगों को मालूम चलता है, बात सही है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है अपने को, है ना। अति उत्साह में, आत्मविश्वास में कि हाँ मुझे तो सब पता चल गया, मैं तो ऐसे ही कर दूंगा, तो ऐसे में पेशेंट का नुकसान कभी कभी हो सकता है। और पेशेंट, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप पेशेंट से, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ कि अगर डॉक्टर साहब लोग मान लो आपको बिना एमआरआई के ऑपरेट या प्रोसीजर कर भी रहे हैं, तो आप उनको इंसिस्ट करिए कि नहीं डॉक्टर साहब हमको एमआरआई कराना है, हम एमआरआई कराना चाहते हैं, एमआरआई करा के ही हम प्रोसीजर को कराएंगे। मैं आपसे भी, मेरा निवेदन है आपसे कि एमआरआई आप अपनी तरफ से, अपनी इच्छा से कराइए उसको। डॉक्टर साहब को बोल कर देखो, एडवाइस तो डॉक्टर साहब ही करेंगे, लेकिन आप उनको बोलिए कि हमको एमआरआई कराना है, हम एमआरआई कराने के बाद ही प्रोसीजर कराएंगे, है ना। तो डॉक्टर साहब ठीक है भाई, कभी मजबूरी मिल देंगे, हाँ चलो ठीक है पेशेंट कह रहा है तो चलो करा देते हैं, तो एमआरआई एडवाइस कर देते हैं। हो सकता है उसमें कोई ऐसी चीज़ निकल आए जो डॉक्टर साहब से चूक गई हो, क्योंकि चूक तो इंसान से हो सकती है ना, ह्यूमन एरर की पॉसिबिलिटी सब जगह होती है, तो अपने को उसका ध्यान रखना है ना। तो चलो, इस वीडियो में मुझे आपको यही बताना था कि फिस्टुला में एमआरआई कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, तो मैंने बता दिया है कि फिस्टुला में एमआरआई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।